पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह से हमारी रेड लाइन आर्मी है, अगर हम आपस में लड़े, अपने आर्मी का ख्याल न रखें और मुख्तलिफ तबकों में बट जाएं तो हमारा भी वही अफ़गानिस्तान जैसा हाल होगा। वो अल्लाह ना करे। तो हमें मिलजुल के अपने आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होके, चाहे मारखोर हो, चाहे शाहीन हो, चाहे कोई भी हो, जो पाकिस्तान की बका के लिए हर वक्त अपने जानों को नजराना देते हैं। और मैं आज इससे पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ बरमला कि मैं बगैर वर्दी का फौजी हूँ, आप सब भी हैं। इसी तरह हर पाकिस्तान का बच्चा बगैर वर्दी का फौजी है। जिस तरह हम इंडिया को आंख दिखाते हैं, वो क्यों दिखाते हैं? वो फौजी ताकत से हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारा बच्चा पाकिस्तान आर्मी है। इस तरह हम अपने आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं, वक्तन फौक्तन। अगर हमें इस आर्मी के लिए असला उठाने की जरूरत पड़ी तो वो असले से भी हम दरेक नहीं करेंगे, हम असला उठा के भी खड़े होंगे। यहाँ पे बाहर की मुदाखलत से चंद सियासी बोने वो अपनी सियासत चमकाने के लिए हमारी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अंगुली उठाते हैं। अरे भाई, आप अंगुली उठाओगे, हम आपको बरमला डंडे दे देंगे, बरमला डंडे देंगे, इनको नाम निशान मिटाएंगे। आज के ये खूबसूरत रैली का इनकाद मुहिब वतन पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के जानिब से और यहाँ के बासियों के जानिब से, नौजवानों की जानिब से मुनक़िद हुआ है। ये नौजवान आज ये नारा लगाते हैं, ये नौजवान आज ये कहते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान के साथ इस खित्ते का एक नज़रियाती कमिटमेंट है और नज़रियाती ताल्लुक़ है। और वो नज़रिया किसी दस्तावेज़, किसी बाउंड्री और किसी और एहसास की मोहताज नहीं है। जबकि यहाँ के लोग ये समझते हैं कि हमारे असलाफ ने जब करगिल के महाज पर दराज सेक्टर के ऊपर लालिक जान ने सीने पे गोली खाई थी, आज हमने उस लालिक जान की गोली की लाश रखने निकले हैं। जब मेजर वहाब ने अपने सेने के ऊपर गोली खाई थी, आज हम मेजर वहाब की उस अजीम और लाजवाल कुर्बानी की लाश रखने के लिए निकल आए हैं। क्योंकि आज उस वर्दी पे बात हो रही है, आज उन सरफरोशों पे बात हो रही है, आज उनके हवाले से इस कौम के नौजवानों को 5th जनरेशन वारफेयर के तहत नासमझी में उलझाया गया है। आज गिजर के उन शोहदा की लाश रखने निकलने आए हैं जो 500 से 700 के शहीद करगिल और लद्दाख के ऊपर, करगिल के सेक्टर में, बलोचिस्तान के पहाड़ों में, वज़ीरिस्तान के पहाड़ों में अपनी जान कुर्बान करके इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया और हमारी इज़्ज़त और आबरू को बचाई और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। आज हम अपने उस भाइयों की कुर्बानियों की लाश रखने निकल आए हैं। मेरा खुद भाई, अपना भाई घियारी के ऊपर 6 नलाई में था, जब एवलांच आया तो उसके अंदर दब गया और 4 महीने के बाद हमने अपने उस भाई की लाश निकाली तो हमने फ़ख्र से कहा कि हमारे भाई खुद तो तारीख़ में अमर हुए, लेकिन हमें भी अमर कर गए, गिलगित बल्तिस्तान को भी अमर कर गए। आज शोहदा के वारिस निकले हैं, आज पाकिस्तान के वारिस निकले हैं, आज इस मिट्टी से मोहब्बत करने वाले निकले हैं। मैं समझता हूँ कि चंद बोने इस मुल्क के अंदर सियासी खोल के अंदर निकलते हैं और इस मुल्क के लाजवाल कुर्बानियों को देने वाली फौज के ऊपर बात करते हैं। मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आ गई, क्या वो ये नहीं जानते कि आपके सामने बैठा हुआ हिंदुस्तान जिसकी 21 लाख फौज है, आपकी 7 लाख फौज है, और वो हिंदुस्तान जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी रखती है, वो हिंदुस्तान जिसकी आवाम की तादाद 1,40,00,000 है, आप तो 24 लाख हैं। आप उनके सामने लाइक पेनट हैं, लेकिन आज भी अगर उस दुश्मन से बचा के रखा है, आज भी अगर उन गासिबों से बचा के रखा है, तो ये 7 लाख सरफरोशों, गाजियों और शोहदाओं के मरहून मिन्नत हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस्तेहकाम दिया, जिन्होंने इस मुल्क को दिफा दिया, जिन्होंने इस मुल्क को एक खौफ दी। मेरे दोस्तों, जिंदाबाद। मैं मुख्तसर बात करूंगा। आज की रैली का मतलब यह है कि आज दुश्मन के साजिशों के ऊपर आकर अपने गाजियों को, अपने शोहदा को, अपने सरफरोशान को मत भूलें, जिन्होंने 1947 में हमारे असलाफ ने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ादी दी।
اس نقطے کے تحت دی تھی. جب پاکستان 14 اگست کو حاصل ہوا تو یہاں کے بزرگوں نے, یہاں کے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک نظریاتی مملکت وجود میں آ گئی ہے, تو ہم کیوں ڈوگرا کی غلامی کریں, ہم کیوں ہندو کی غلامی کریں, ہم کیوں سکھوں کی غلامی کریں. یہ وہ جذبہ تھا جو کرنل حسن خان, شاہ خان اور صفی اللہ بیگ کی سینے سے نکلتا ہے, اور گلگت کی بلتستان کے در و دیوار چند دن بعد ان ڈوگرا سے شکست فاس دے کر یہاں ایک مملکت بناتے ہیں. یہ علاقہ, یہاں غازیوں کی, شہداء کی قربانیاں اپنی جگہ پر, یہ ہمارا اوپر کوئی احسان نہیں ہے مٹی کے اوپر, یہ قرض ہے, یہ فرض ہے جو ہم نبھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے نوجوان, پورے پاکستان کے نوجوان اپنی سیاسی وابستگیوں سے باہر نکل کر, اپنی سیاسی کمٹمنٹ سے باہر نکل کر آپ صرف اس ملک کے سالمت و بقا کا سوچیں. یہ ملک اگر فوج قائم ہے تو ملک قائم ہے, اگر فوج نہیں ہے تو کل کو یہ ملک ایران بنے گا, عراق بنے گا, لیبیا بنے گا اور جا کے افغانستان بنے گا. جو آپ نے دیکھا ہے جہاں مضبوط فوجیں نہیں ہوتی ان ملکوں کا کیا حال ہے, وہاں کے عورتوں کے ناموس کمپرومائز ہو جاتے ہیں, وہاں لوگوں کے کلچر کمپرومائز ہو جاتا ہے, وہاں لوگوں کی عزتیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. ہم بھی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں, لیکن ان وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آج افواج پاکستان کے حق میں, اس ملک کے حق میں اور ان وردی والوں غازیوں کی شہداء کے حق میں آج ہم یہاں پہ نکلے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. چند لوگ جو بونے قسم کے ہیں وہ فوج پر بات کر کے اپنے رزق روٹی حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان کھنجراب سے لے کر کراچی کی ساحل تک, بلوچستان سے لے کر کے پی کے تک یہ سمجھتا ہے کہ جب تک یہ فوج قائم ہے, دائم ہے, تو اس ملک کے بقا بھی قائم ہے, سالمت بھی قائم ہے, دفاع بھی قائم ہے. میں نے خود اپنے بھائی کی شہادت کی ہے, 6 لائی میں ہمارا سٹیپ انکل شہید ہوا ہے 1999 میں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قربانیاں ہمارے لیے لاج کے لیے, فخر کے لیے مثال دیتے ہیں ہم, اور انہوں نے ہمیں امر کر کے گئے. ہمیں پراؤڈ ہے ان غازیوں پہ, ان شہداء پہ اور ان قربانیوں پہ, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کل کو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس ملک کی دفاع کی اینٹ لگا کے آگے بڑھیں. اور جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. آخر میں ایک ہی لفظ آپ کو کہوں گا کہ آج اگر دنیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس وہاں ایران کے اندر آ کے اپنی مداخلت نہیں کر سکتا, اس کے پیچھے ویژنری لیڈرشپ اور مضبوط اور ڈسپلن فوج اور ان کی قیادت ہے. آج اگر پاکستان دنیا میں 57 ممالک ایسے ہیں جو اسلامک کنٹریز, لیکن جب بھی چاہے ایون ہندوستان, ایون یہ USA یا دوسری طاقتیں, ایون سعودی عرب کے اندر بھی اتر سکتی ہیں, کسی اور عرب کنٹری کے اندر اوپر کر سکتی ہیں. مجال ہے کہ وہ اپنے ناموس کو بچانے کی بات کرے, مجال ہے وہ اس فوج کے خلاف کوئی بات کرے, نہیں کر سکتے. وہ ان کے وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھتی ہے. آج ایک پاکستان ہے جو مسلم امہ کی ہوپ ہے, جو ایٹمی طاقت ہے, جس کے پاس جوہری پاور ہے, اور اس جوہری پاور کو, ایٹمی طاقت کو آپ کو ڈی ملٹرائز کریں گے, ڈی نیوکلرائز کریں گے, آپ کو ڈی لنک کریں گے. کسے کریں گے؟ ہم اور آپ کا کاندھا استعمال کریں گے, ہماری اور آپ کی سوچ استعمال کریں گے, سیاسی وابستگیوں میں بانٹیں گے اور سیاست کی تقسیم کریں گے, فرقے کی بنیاد پہ بانٹیں گے, لسان کی زبان کی بنیاد پہ بانٹیں گے, صوبائیت کی ہمیں میسج دے کے بانٹیں گے, اور ہمارے کاندھوں پہ اس ملک کو کمزور کریں گے. میرے دوستوں, نوجوانوں, اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. آپ کوئی بھی جماعت سے سیاسی وابستگی رکھیں, یہ آپ کا جمہوری حق ہے, آپ سیاست کریں, آپ آگے جائیں, لیکن پاک فوج اور پاکستان کے حوالے سے آپ محتاط رہیں. یہ ہے تو ہم ہیں, ورنہ ہمارے کوئی بقا نہیں ہے. آخر میں پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں کچھ ایسے سیاسی ایکٹرز ہیں, یوتھ میری بات ذرا غور سے سن لیں, جو وقتاً فوقتاً پاک آرمی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور اداروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. جب ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, اور جب ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے ہیں تو وہ پاک آرمی کے اوپر اور جو ہمارے اداروں کے جو رسپانسبلز ہیں ان کے اوپر الزامات کی بارش کرتے ہیں. اب یہ جتنے بھی الزامات ہیں اس کے پیچھے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے, اور کچھ لوگ تو اونچی چاردیواریوں کی بات کرتے ہیں اور ٹولوں کی بھی بات کرتے ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاک فوج کو اونچی چاردیواریوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک, یا جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, غازی ہوئے ہیں, سب نے سینوں پہ گولی کھائی ہے. میرے خیال میں کوئی ایسی پاکستان فوج میں ہسٹری نہیں ہے کہ کسی نے پیٹھ پہ گولی کھائی ہو. سامنے گولی کھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چار دیواریوں کے پیچھے نہیں چھپتے ہیں. اور دوسرا
जो हमारा कौमी जानवर भी है, और गिलगित के सारे पहाड़ों में, चाहे वो कोह हिमालय है, हिंदुकश है और कराकरूम है, उसमें मारखोर की प्रेजेंस है। मारखोर आप सबको पता है छुप के नहीं बैठता है, बहुत ऊपर हाइट पे बैठता है और वो अपने दुश्मन को बहुत अच्छी तरह जानता है। हाइट में बैठने का मकसद भी ये होता है कि ताकि अपने इर्द गिर्द और अपने दुश्मन को देख सके और जो उसके लिए जो ख़तरा है उसको देख सके। और सांप को वो तब मारता है जब सांप को मारने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे अननेसेसरी वो सांप को नहीं मारता है। तो यहाँ पे जितनी भी यूथ बैठी हुई है, मैं यही कहूँगा कि हमें जिस तरह फैज़ुल अफराक साहब ने बात की, सुल्तान गोल्डन साहब ने बात की, हमें 5th जनरेशन वार को समझने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। 5th जनरेशन वार का जो उसका अगर मैं समरी बताऊँ तो ये वाहिद जनरेशन वार है जिसमें दुश्मन का पता नहीं होता है। स्टेट वर्सेस एंटी स्टेट। अब एंटी स्टेट आपका मुल्क के चंद सियासतदान भी हो सकते हैं, कोई और ग्रोह भी हो सकते हैं, इंडिया की राह एजेंसी भी हो सकती है, मोसाद भी हो सकती है, CIA भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या हमारे कुछ लोग उनके हाथों में खेल रहे होते हैं। तो इसलिए 5th जनरेशन वार को पढ़ने की ज़रूरत है और उस चीज़ का आप हिस्सा ना बने जो 5th जनरेशन वार के हिस्से में आती है। और 5th जनरेशन वार का सबसे जो बड़ा आला है वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, सबको पता है, वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आजकल के ज़माने में। और जब तक आपको किसी चीज़ की तस्दीक नहीं होती उस चीज़ को शेयर ना करें। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शख्सियात के पीछे हैं। शख्सियात के पीछे होने का क्या मकसद है? एक बंदा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो आइनी तौर पे अपॉइंट है और वो शख्सियत नहीं है, वो एक पूरा इदारा है। उसके नीचे जितने लोग हैं वो भी आइनी तौर पे है। अगर किसी को आपने निकालना भी है तो उसमें आइन का एक तरीका मौजूद है। उसका तरीका ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया में आ जाएं और मीडिया में आके जो है ना आप एक आइनी इदारे के हवाले से आप बातचीत करें। ये कोई पार्लिमानी ज़बान भी नहीं है और कोई पार्लिमानी रवाज भी नहीं है। तो मैं इसलिए यही कहूँगा कि जो लोग इस चीज़ को लेके आगे जा रहे हैं सोशल मीडिया में और बाकी जगहों में पाक फ़ौज के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, हमारे इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी बैरूनी एजेंडे का आलाकार बन रहे हैं। चाहे वो इंडिया की सूरत में है, चाहे वो CIA की सूरत में है, चाहे वो मोसाद की सूरत में। पाकिस्तान का एजेंडा वो लेके कम से कम नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान का एजेंडा ये है कि इदारे मजबूत होंगे, चाहे उसमें पाक फ़ौज है, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, या जो दीगर इदारे हैं, जो पार्लियामेंट है, उसकी मजबूती से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अरब स्प्रिंग्स आप सबको पता है, अगर वहाँ पे मिस्र शाम में अगर मजबूत फ़ौज होती, मजबूत इदारे होते, मजबूत इंटेलिजेंस निज़ाम होता तो आज अरब और शाम और मिस्र की ये हालत नहीं होती। पाकिस्तान पे उससे ज़्यादा अटैक हुआ है 5th जनरेशन वार की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम बेदार है, हमारे सियासतदान भी बेदार हैं, हमारे इदारे भी बेदार हैं, मगर कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को ख़राब करना चाहते हैं। तो उन सब के लिए पूरे पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी इकट्ठी हुई है और जिस तरह हम लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मुश्किल हो या आसान हो, हम अपनी पाक अफवाज और इदारों के साथ खड़े हैं। आइंदा भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आइंदा भी हम खड़े रहेंगे और हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है, हमें इस पे कोई पछतावा नहीं है। तो आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, मेरे साथ आप सब नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।